अब आपको किसान आंदोलन की याद नहीं आई? जब भी आप हम पिछले दिनों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने हमेशा बड़े तीखे तीखे सवाल पूछे और आप तीखे सवाल पूछने में माहिर हो। सिर्फ किसानों को उठाने के लिए जो है ये कोरोना की लहर चलाई है, लोगों का ये कहना है, मीडिया का कहना नहीं। किसी का चैनल है या कोई मीडिया कर्मी है तो उसके पास कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं आ जाता। आपने जब कोरोना की पहली लहर चली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस घर के बाहर कोरोना का पेशेंट आ जाता था वहाँ गली सैनिटाइज कर दी जाती थी, पीपी किट लेकर पुलिस वाले बिठा दिए जाते थे, गली को बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। अब वो सैनिटाइजर कहाँ है, अब वो बंद करने का तरीका का है। हम सब लोगों को अपने ऊपर भी नियंत्रण, कंटेनमेंट जोन बनाने की बात आपकी बिल्कुल सही है। तो हम गलियों में सैनिटाइज करने की बात करते हैं, सैनिटाइजर का इफेक्ट भी कुछ घंटे रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आजकल जिस किसी टीवी चैनल को खोलो या अखबार उठा लो, कोरोना ही मीडिया का सुर्खियां बना हुआ है। पानीपत के हालात आप रोज़ देख रहे हैं, 468 केस तक जो है आंकड़ा पानीपत का पहुंच गया है। रोज़ दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, बीजेपी की जिला अध्यक्ष पानीपत की। उनसे बातचीत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ आह्वान किया है। पहले बातचीत करते हैं, फिर उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैडम, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों में कुछ भ्रांतियां भी हैं कि बेड नहीं अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, लोग हल्के से इन्फेक्शन में ही हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश भाजपा ने भी 2 हेल्पलाइन नंबर्स ज्वाइन करी हैं, रिलीज़ करी हैं, और साथ ही साथ हर ज़िले से 2 हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो रिलीज़ करी गई हैं। उन 2 हेल्पलाइन नंबर्स पे जब भी कोई भी पेशेंट जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है या किसी को कोई भी दिक्कत होती है, वो हमें अगर संपर्क करता है तो उसके बाद हमने अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर जगजीत आहूजा जी के माध्यम से और डॉक्टर्स की और अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई हैं, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था, बेड्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था वो देखेंगे, ताकि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो जो भी संभव मदद है वो उसको मिलेगी। किस तरह की मदद देंगे आप? मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी को मास्क सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, किसी को वेंटिलेटर वाले बेड की ज़रूरत है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हर तरीके की व्यवस्था जो वह है वो हम देखेंगे और उसको तुरंत उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी आह्वान करती हूँ लोगों को कि पल्स ऑक्सीमीटर से घर पर ही रहकर आप जो है अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन की मॉनिटरिंग करिए। अगर ऑक्सीजन गिर रही है तभी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर 90-92 तक भी ऑक्सीजन के लेवल्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पैनिकी में आके कि जैसे ही कोविड होता है उनको लगता है कि नहीं जी मुझे तो जाना चाहिए, तो वो पेशेंट्स घर में रहकर भी उनका आराम से इलाज चल सकता है और वो पेशेंट जो हैं वो जाके हॉस्पिटल्स के बेड को ना ऑक्यूपाई करें। जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए हॉस्पिटल के बेड्स जो हैं मेरे को लगता है कि वो रहने चाहिए। आपका सरकारी तंत्र मजबूत है, क्योंकि वेंटिलेटर की बात कीजिए, आपने कुछ हॉस्पिटल भी ऑक्यूपाइड किए हैं। आज सुबह से हम लोग उन हॉस्पिटलों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास वेंटिलेटर नहीं है। ख़ास तौर पर दिल्ली से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको तो भर्ती किया जा रहा है, लेकिन लोकल पानीपत के हैं वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनको बेड तक नहीं मिल रहा। देखिए कुलवंत जी, मैं फिर अभी थोड़ी देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात कही है, फिर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस टाइम हमारे इसराना मेडिकल कॉलेज में 300 बेड्स जो हैं वो उपलब्ध हैं और 300 में से केवल 22 बेड्स पे इस टाइम पेशेंट्स हैं और बाकी सारे के सारे बेड्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 300 बेड ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं अदर देन आईसीयू, 290 नॉन ऑक्सीजन बेड्स हैं, 4 आईसीयू के बेड्स अवेलेबल हैं और वहाँ पर 4 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करती हूँ कि आप
सरकारी तंत्र पर भरोसा कर सकते हैं। इसराना मेडिकल कॉलेज को हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ही पेमेंट होती है सब चीज़ों की, तो हम पेशेंट्स को वहाँ पर एडमिट करा सकते हैं, कोई बेड्स की कमी नहीं है। साथ ही साथ हमारे एसडीएच समालखा में 50 नॉन ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ईएसआई हॉस्पिटल पानीपत में बेड्स अवेलेबल हैं, सीएचसी खोतपुरा में बेड्स अवेलेबल हैं, सीएचसी ददलाना में बेड्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ सिविल हॉस्पिटल पानीपत में भी बेड्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए सरकारी तंत्र पूरी मजबूती से व्यवस्थाएं कायम करने में लगा हुआ है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सबको केवल प्राइवेट में ही जाना है। कोई एनसी कॉलेज का आपको को कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक को देना हो या उनसे बातचीत करने हो, कुछ हो सकता है? ये नंबर आज एक अखबार में फ्लैश किया गया था एनसी कॉलेज का, उस नंबर पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैडम बता रहे हैं कि 300 बेड जो है वहाँ खाली हैं, और चार वेंटिलेटर बताए ना आपने, 4 वेंटिलेटर्स हैं, चारों वेंटिलेटर्स जो हैं अवेलेबल हैं अभी एनसी मेडिकल कॉलेज में, कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है। और अगर वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में भी 9 वेंटिलेटर्स हैं, हम वो भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी तो 4 ये वाले ऑक्यूपाइड ही नहीं है, सारे खाली हैं। और मैं अभी आपको नंबर भी देती हूँ, एनसी मेडिकल कॉलेज का भी नंबर देती हूँ। तो ये आज पेपर में एक जो नंबर छपा था उस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी डॉक्टर का नंबर आ रहा है एनसी कॉलेज के, ओपी धानिया के नाम से ये नंबर है एनसी कॉलेज का। हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे हैं इस नंबर पर बातचीत करने के लिए, जो नंबर इन्होंने प्रशासन को उपलब्ध करवाया, लेकिन सुबह से ही ये शख्स फ़ोन नहीं उठा रहे। तो किसी को इमरजेंसी हो तो कैसे फ़ोन किया जाए, वो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको 2 हेल्पलाइंस दी हैं कुलवंत जी, आप हमारी दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए, हम बेड अवेलेबल करा के देंगे। कहीं से भी हम बेड अवेलेबल करा के देंगे, चाहे हम पेशेंट को पानीपत में रखें, चाहे हम उसको खानपुर भेजें, चाहे हम उसको रोहतक भेजें, हम बेड अवेलेबल करा के देंगे। बेड के साथ साथ ये वेंटिलेटर ऑक्सीजन वाला भी जो मामला, वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है कुलवंत जी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन तो हम लोग इस मामले में लकी, हमारी रिफाइनरी में ही ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन की तो वैसे ही हमें कमी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे तो साथ ही फैक्ट्री लगी हुई है। और हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत। आज ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी ट्वीट आया है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल जो है पानीपत में ही हम खड़ा करने वाले हैं, तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। आप इसराना मेडिकल कॉलेज की जो हेल्पलाइन है, मेरे पास नहीं है, ये आपने अखबार का जो नंबर था उससे बात करिए, लेकिन मैं ये भी आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगी। पर मैं आपको 2 हेल्पलाइन नंबर्स दे चुकी हूँ, अगर कोई भी पानीपत निवासी है, किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो आप दोनों हेल्पलाइंस पे आप फ़ोन करके हमारा नंबर ट्राई करिए एक बारी। आपकी जिला प्रशासन से लगातार मीटिंग हो रही है, किस बारे में मीटिंग कर रहे हैं? और जिला प्रशासन बिल्कुल संतुष्ट है कि हम लोग तैयार हैं, क्योंकि 468 केस पहुंच गए। देखिए, परसों भी यही सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि जिलाध्यक्ष होने के नाते साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे को रोज़ पता चलता रहता है कि शहर में स्थिति क्या है। परसों ही मैंने डीसी पानीपत और सीएमओ सर और सारे अधिकारियों के साथ एक बैठक करके कि कितने बेड्स कहाँ पर अवेलेबल हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में जायजा लिया था। और कुछ जो 2-4 चीज़ें अभी भी मेरे ध्यान में परसों भी आई थी, और कुछ 2-4 चीज़ें और आज ध्यान में आई हैं, उनके बारे में मैं अभी दोबारा से सारी स्थिति का जायजा मैं लूँगी। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है ये सारा, लोग सरकारी तंत्र पर भरोसा इसलिए नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों जो केस अभी बताया भी आपको कि आधार कार्ड बंदे ने दिया, बाहर आ गया, उसका सैंपल नहीं लिया और बाहर उसके मैसेज आ गया कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। तो किस पे भरोसा करे सरकारी तंत्र? देखिए कुलवंत जी, मैं अब ये बात कहना नहीं चाहती, लेकिन लोड इस टाइम, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट लैब्स में भी लोड इस टाइम इतना ज़्यादा है कि 4-4 5-5 दिन में वहाँ से भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि जितनी हर लैब की कैपेसिटी है, सब लोग उस कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये विस्फोट और ना हो, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं तो सभी लोगों को ये प्रार्थना करूँगी कि अगर आप मास्क लगा लो, अगर ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में रहें। और साथ ही साथ वैक्सीन, अगर आपका नंबर आ गया, वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, हल्के खांसी जुकाम बुखार की तरह वो इन्फेक्शन होके चला जाता है। तो आज ये विस्फोटक स्थिति ना पैदा हो, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हम सब पानीपत वासियों को ही लेनी पड़ेगी कि हम लोग जब ज़रूरत हो घर से बाहर निकलें भी तो मास्क लगा के निकलें,
बार बार हाथ धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मुझे नहीं लगता कि हमारी स्थिति फिर उस कंडीशन में कोई ख़राब होगी। हम इस चीज़ को यहाँ पर भी रोक सकते हैं। काला बाजारी वाली जो बात आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे हमने बात रखी, अगर उसकी कोई शिकायत मिलती है, कोई लाइव डेमो आपको दें तो आप मौके पर तुरंत मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कुलवंत जी, उसके ऊपर हम एक्शन करवाएंगे। उसके ऊपर हम सरकार से प्रार्थना कर कर तुरंत एक्शन कराएंगे। और ये चीज़ मैं परसों भी ध्यान में ला चुकी हूँ सबके, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को कोई ठोस पुख्ता सबूत देते हैं तो हम कोशिश करके उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। या आपके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि बिल्कुल 3 दिन पहले जो हमने मामला उठाया था, बिल्कुल आप भरोसा करिए। अगर आप चोर बाजारी, ये जो काला बाजारी की बात कर रहे हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आपने बोला है, अगर कहीं पर भी इसके बारे में ऐसी बात होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अभी क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं, आपकी नज़र है पूरे शहर पर, अभी आपको ये भी पता होगा कि लॉकडाउन के डर से मजदूर जो है अपने घर पर जा रहे हैं, कई जगह बसें भरी जा रही है, हमने खुलासा भी किया था बहुत बड़ा। आज भी अभी की भी स्थिति है, अगर जो मैं आपको लेके चलूँ मौके पर तो अभी भी गाड़ियाँ लोग भर के जा रहे हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक। ऐसे में तो पलायन करके मजदूर, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, पिछले साल वाला हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसके ऊपर बात करेंगे आप? देखिए कुलवंत जी, जो आप परसों की 2 या 3 दिन पहले वाली बात बता रहे हो, बाय चांस मैंने वो आपकी वीडियो देखी नहीं है। और दूसरी बात ये कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारी कोशिश, लॉकडाउन बिल्कुल आखिरी हथियार होगा जब बिल्कुल कोई ऐसी बात होगी। कल रात को जो प्रधानमंत्री जी का संदेश आया उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं राज्य सरकारों से यही प्रार्थना करता हूँ कि लॉकडाउन का जो है रास्ता वो ना अपनाएं। तो इसलिए मैं मजदूरों से भी ये आह्वान करती हूँ कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो सब व्यक्तियों का जो है ख्याल रखा गया था, खाना भी पहुँचाया था, मास्क भी पहुँचाए थे, राशन भी पहुँचाया गया था। तो इस बार तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, सब चीज़ें चालू हैं। तो मजदूर भाई जो हैं वो पलायन ना करें और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। और जो आपने ये बात बताई बसें भर के जाने वाली, तो इसका भी मैं संज्ञान लूँगी। कुलवंत जी, फिर मैं भी आपसे एक सवाल पूछ ही लेती हूँ। जब अब आपको किसान आंदोलन की याद नहीं आई? जब भी हम पिछले दिनों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने हमेशा बड़े तीखे सवाल पूछे और आप तीखे सवाल पूछने में माहिर हो। तो अब आपका भी तो सवाल होना चाहिए कि जो लोग इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं वो क्या कोरोना नहीं फैला रहे होंगे? मैं आपसे वापस सवाल पूछ रही हूँ, तब आपने उसमें कौन सी भूमिका निभाई? अब देखिए, हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं। हम मेरे सवाल के ऊपर आपने सवाल जवाब किया, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जवाब ये दे रहा हूँ कि किसानों के ऊपर जो है लोग ये कहते हैं कि सिर्फ किसानों को उठाने के लिए जो है ये कोरोना की लहर चलाई है, लोगों का ये कहना है, मीडिया का कहना नहीं है। ये बताइए आप, जब ये आप जिस चीज़ को कह रहे हो कि कोरोना की लहर चलाई गई, तो क्या जो लोगों को इन्फेक्शन हो रही है, जो लोग अपने घर में कोरोना की वजह से रहने के मजबूर हैं या हॉस्पिटल्स में हैं या जिन लोगों की डेथ हो रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि ये जो क्या कहना आप ये कह रहे हैं? कुलवंत जी, देखिए, अगर कोई किसी का चैनल है या कोई मीडिया कर्मी है तो उसके पास कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं आ जाता। लोकतंत्र में बात रखने की आज़ादी है, पर इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र में सवाल तो पूछ सकते हैं। सवाल तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप जब आप किसानों के बेस में उनको कहते हैं कि ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी ने जो है वो कोरोना की नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने कहा लोगों का कहना है, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की। देखिए, लोगों का कहना, मैं नहीं मानती इस तरह की बात कोई भी कह सकता है। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दूरदर्शिता की वजह से, नहीं तो जो 130 करोड़ की आबादी वाला देश था उसमें कितना बड़ा विस्फोट ये कोरोना कर सकता था। आप लोगों ने अमेरिका का और इंग्लैंड का हाल देखा है। उन देशों के मुकाबले में अगर आप देखोगे, उन लोगों की जनसंख्या इतनी कम है और उन लोगों के पास उनका जो हेल्थ सिस्टम था हम लोगों से कहीं ज़्यादा मजबूत था। बाद भी आप देखिए कि वहाँ पर कितनी डेथ्स हुई, और उसके मुकाबले में हमारा सिस्टम पहले इतना कमज़ोर था। ये केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की वजह से, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे पास पीपीई किट्स हैं, आज हमारे पास मास्क हैं, आज हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, आज हमारे पास वैक्सीन है। बाकी कितने देश आज हमसे वैक्सीन मान रहे हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि केवल भाजपा की सरकार की वजह से प्रधानमंत्री मोदी। दो क्वेश्चन आपका धन्यवाद। वैक्सीन आई, क्वेश्चन ये,
आपने जब कोरोना की पहली लहर चली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस घर के बाहर कोरोना का पेशेंट आ जाता था, वहाँ गली सैनिटाइज कर दी जाती थी, पीपी किट लेकर पुलिस वाले बिठा दिए जाते थे, गली को बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। अब वो सैनिटाइजर कहाँ है, अब वो बंद करने का तरीका क्या है? तो आप लोग ये तो कर रहे हैं ये काम। देखिए, एक बात तो ये कुलवंत जी, नंबर इस टाइम इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं सरकार तो सख्ती करेगी ही करेगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हम सब अपने साथ थोड़ी थोड़ी सी सख्ती कर लें। अगर मेरे घर में किसी को कोरोना है और अगर वो कोरोना से संक्रमित मरीज ही घर से बाहर ना निकले, वो एक कमरे में, कुलवंत जी आप समझिए बात को, जब संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि आज जैसे रामनवमी है और रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से अगर हम ये सीखते हैं कि हम लोगों ने अपनी मर्यादाओं में रहना है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सैनिटाइजर कहाँ है? वो कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हम सब लोगों को अपने ऊपर भी नियंत्रण, कंटेनमेंट जोन बनाने की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जो कोरोना से संक्रमित मरीज होता है, अगर वो ही घर से बाहर ना निकले, वो अपने कमरे से बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ, लोड आप कह रहे हो कि हमारे पास पीपी किट हैं, हमारे पास ग्लव्स हैं, हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है कहाँ? वो बताओ तो सही। अब आपको चाहिए क्या इस टाइम? तो फिर जिनको जिनको जहाँ पर व्यवस्था में चाहिए होती है उनको प्रोवाइड कहाँ करवाएं। है वो सैनिटाइजर? कहाँ है? कहाँ पर? जहाँ गलियों में सैनिटाइज होना था, सड़कों पे होना था, वो कहाँ है? कुलवंत जी देखो, जो हम गलियों में सैनिटाइज करने की बात करते हैं, सैनिटाइजर का इफेक्ट भी कुछ घंटे रहता है। आप एक बात समझिए, ये मेरे साथ डॉक्टर जगजीत आहूजा जी बैठे हुए हैं जो फिजिशियन है, आपको ये बताएंगे कि सैनिटाइजर का इफेक्ट कितने घंटे के लिए रहता है। फिर सैनिटाइजर वाली बताई किसने कि आप गलियों में सैनिटाइजर की बात मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी कोरोना का व्यक्ति एक बार कहीं से, डॉक्टर साहब एक बार आप बताओ, सैनिटाइजर से बात करूंगा, डॉक्टर साहब से बात करूंगा। नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ कमेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब से बात करो पूरी। आज सैनिटाइजर का जो इफेक्ट कितने घंटे रहता है वो एक बार डॉक्टर साहब से मैं आपको, ये जितनी मेरे को नॉलेज है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जब कोरोना का संक्रमित व्यक्ति किसी जगह से निकलता है, एक बार अगर कोई निकल गया, उसके बाद कुछ घंटे के बाद तो वो वायरस अपने आप ही मर जाता है। अगर वो वायरस किसी सतह पर गिरा है या हवा में उसके कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो कुछ घंटे के बाद वायरस ऑटोमेटिकली, उस वायरस की डेथ हो जाती है। जब हम सैनिटाइज भी करते हैं तो सैनिटाइज़र का भी इफ़ेक्ट केवल कुछ घंटे तक ही रहता है। उसके बाद अगर फिर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति उस एरिया से गुजर गया तो वो एरिया फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फिर दोबारा करें? हाँ, जब सरकारी तंत्र मौजूद दोबारा करें? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये जैसे लहर अभी दोबारा से, अभी पिछले 10-12 दिन से लहर आई, पिछले दो महीने से लहर चल रही है। इतना ज़्यादा संख्या तो अभी आई है, पिछले 14 दिनों से ही इतनी ज़्यादा संख्या आई है। तो उसके लिए भी जो जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए वो मैं अब आपसे बात करने के बाद उन्हीं के ऊपर विचार करने जा रही हूँ कि उन सब चीज़ों के ऊपर हम कदम कैसे उठा सकते हैं। आपके मन का जो सवाल था उसी पे आ जाते हैं। किसानों के भेष में जो आंदोलनकारी, लास्ट सवाल है मेरा, किसानों के भेष में जो आंदोलनकारी वो कोरोना फैला रहे हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा कि किसानों के भेष में जो आंदोलनकारी कोरोना फैला रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी आपको कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे हॉट स्पॉट्स बन जाएंगे, वो लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भारतीय है, अगर वो कोरोना से संक्रमित है, उसको कोई तकलीफ़ होती है तो वो हमारी तकलीफ़ है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, तो वो भी हॉट स्पॉट्स कहीं ना कहीं बन जाएंगे और वहाँ पर भी महामारी ज़्यादा फैलने की आशंका हो सकती है। तो मेरा आपसे सवाल था कि आप उसके बारे में बात नहीं उठा रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हम बात उठाते हैं तो फिर आप मीडिया के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। नहीं, ऐसा आप मीडिया से पूछना चाहती हैं, आपका एक वर्ड होता है। पूछ लेना चाहिए ना, डॉक्टर हूँ ना पेशे से, खाली पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो क्वेश्चनिंग जो है ना वो मेरे स्वभाव में है। साइंस का जो भी स्टूडेंट होता है ना वो वापस क्वेश्चन करना चाहता है। चलिए, डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप एक सवाल आपसे क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर मैडम कह रही थी कि ये सैनिटाइजर का ज़्यादा असर नहीं होता, तो फिर सैनिटाइजर क्यों गलियों में, सड़कों में क्यों? पीछे पानीपत की बात की जाए, सैनिटाइजर के नाम पर 50 लाख से ज़्यादा का घोटाला हो गया। सड़कों पे सैनिटाइजर पानी की तरह बहा दिया, जो नहीं था, फिर सैनिटाइजर बहाया क्यों जा रहा है? ऐसे जब पहली लहर आई थी तब बहुत कम केस थे, तो उनको पहचान करके उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उस गली को आइसोलेट कर दिया जाता था ताकि बीमारी फैले ना।
अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, केसेस बहुत हो चुके हैं, हर घर में, हर गली में, हर जगह इसके कोरोना के पेशेंट हैं। कोई कैरियर है जिनको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, वो भी कैरियर का काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पे सैनिटाइज करने का, गली को सैनिटाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन फ़ायदा तभी होगा जब हम जो बीमार है वो समझे कि मेरी जिम्मेवारी, मैं आइसोलेट हो जाऊँ, और जो बीमार नहीं है वो भी मास्क का प्रयोग करे, बार बार हाथ धोता रहे, और जहाँ भी जितना ज़रूरी हो बाहर ना निकलें, और जब जरूरी निकलें तो कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। ये यदि काम हम करते हैं तो सैनिटाइज़र से ज़्यादा काम करेंगे। केवल हम सैनिटाइज़र करते रहें और 2 गज की दूरी ना करें, मास्क का यूज़ ना करें, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। कुछ समझ में आपके आ गया होगा क्या इंटरव्यू था और किस ओर चला गया। तो जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। 2 जो नंबर हैं वो लगातार हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पर आप फ़ोन करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। आपको बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, या कोई भी बीमारी आपको है कोरोना से संबंधित, तो इनसे बातचीत कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145